हेलो लर्नर्स, दिस इज़ पुनीत कपूर एंड वी आर डूइंग भारतीय न्याय संहिता। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें हमने सबसे पहले ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन में पहला देखा, दैट वाज रेप। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। चैप्टर 5 का ही सब पार्ट 2 है ये, और ये है ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। क्या है 74 से 87, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। तो क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट तो हमने पहले पढ़ ही लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसने नहीं देखा है वो देख के आएंगे क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट होता क्या है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 74 से शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 74 ऑफ BENS, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। तो असॉल्ट वही डराना या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज करना, और उसमें सबसे पहले हमने फोर्स की डेफिनेशन देखी थी, फिर क्रिमिनल फोर्स। तो वो जो सब कुछ था उस चैप्टर से ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जो वहाँ पर था, वहाँ की डेफिनेशन से कैरी फॉरवर्ड होंगे, और क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट वही होगा, टू अ वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। तो अब ये जो वर्ड यहाँ पे है मोडेस्टी, ये डिफाइन भी किया गया था एक लैंडमार्क केस KPS गिल वर्सेस रूपन देओल बजाज। ये एक लैंडमार्क केस है, और KPS गिल एक ऑथर भी हैं, आर्मी ऑफिसर थे, और वहाँ पार्टी में उन्होंने रूपन देओल बजाज के साथ कुछ इनअप्रोप्रिएट एक्शन या पैट किया था उनकी बैक पर। तो उसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नो ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी ऑफ वुमेन कैन बी टेकन एज ट्रिवियल, क्योंकि KPS गिल ने डिफेंस लिया कि दिस इज ट्रिवियल एक्ट। उन्होंने कह दिया जनरल डिफेंसेस में इसको ट्रिफल्स वाले एक्ट में डालो, तो प्रोसिक्यूट नहीं करना। लेकिन कोर्ट ने हेल्ड किया नो ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी ऑफ वुमेन कैन बी टेकन एज ट्रिवियल। तो ये कोर्ट ने हेल्ड किया था KPS गिल वर्सेस रूपन देओल बजाज। और कोर्ट ने कहा कि जो मोडेस्टी होती है ना, इट इज एन इनबॉर्न वर्च्यू ऑफ अ वुमेन। तो जब से वो पैदा होती है तब से उसके साथ होती है वो, और जब तक वो मरती नहीं तब तक उसमें मोडेसिटी होती है। मोडेस्टी इन्वॉल्व्स डिसेंसी। तो मोडेस्टी के ऊपर और भी केसेस हैं, जैसे कि मेजर सिंह वर्सेस पंजाब 1967 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा, मोडेस्टी मीन्स डिसेंसी इन बिहेवियर, मैनर एंड कंडक्ट। तो इसमें बताया कि जो मोडेस्टी है वो डिसेंसी इन बिहेवियर, मैनर और कंडक्ट है। डिसेंसी मीन्स प्रोप्राइटरी ऑफ बिहेवियर। उसके बाद एक और केस है तारकेश्वर साहू वर्सेस बिहार। तारकेश्वर साहू वर्सेस बिहार 2006 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा कि मोडेस्टी इज वर्च्यू अटैच्ड टू वुमेन ओइंग टू हर वेरी सेक्स। द एसेंस ऑफ वुमेन मोडेस्टी इज हर बीइंग वुमेन। और सिमिलर कहा गया राजू महाव वर्सेस महाराष्ट्र के केस में। इवन मेजर सिंह वर्सेस पंजाब में क्या हुआ था कि एक 7 मंथ की जो बेबी थी उसके साथ एक हरासमेंट सेक्सुअल एक्ट किया था किसी ने, मेजर सिंह ने। तो कोर्ट में उसने डिफेंस किया लिया कि 7 मंथ की बच्ची की तो मोडेसिटी ही नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करी वो प्ली और कहा कि मोडेस्टी इज इनबॉर्न वर्च्यू, इट ऑलवेज रिमेन विद अ वुमेन, अ स्लीपिंग वुमेन, अनकॉन्शियस वुमेन, इन सब की मोडेस्टी होती है, ऐसा कहा गया। फिर पांडुरंग महाले वर्सेस महाराष्ट्र, वो केस भी इससे रिलेटेड है। फिर SP मलिक वर्सेस ओडिशा। तो देर आर न्यूमरस केसेस जो रिलेटेड है इस सेक्शन से। उसके बाद रामदास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसमें क्या था, कपल जो था वो ट्रेन में था, तो एक इंसान ने अपनी पेंट रिमूव कर दी टू रिलैक्स, ठीक है, अपनी वो कर दी, और उसका कोई इंटेंशन नहीं था किसी की आउटरेज मोडेस्टी को, अपने उस पर सोए हुए थे, और एक कपल में से एक इंसान ने वो कर दी, तो उसके ऊपर केस हुआ। तो कोर्ट ने कहा कि 354 में फॉल नहीं करेगा, किसी और की मोडेस्टी के साथ वो कुछ नहीं कर रहा था, वो अपनी बर्थ पे सोया था विदाउट एनी इंटेंशन, अपने आप रिलैक्स करने के लिए। फिर है SD खरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। SD खरे वर्सेस महाराष्ट्र 2005 सुप्रीम कोर्ट। इसमें पुलिस ट्रेनी ने कहा था कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। तो वुमेन पुलिस ट्रेनी जो थी उसने चार्ज किया था ट्रेनिंग ऑफिसर को कि उसने आउटरेज की है उसकी मोडेस्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाई अ गर्ल विल लाई अगेंस्ट हर ट्रेनिंग ऑफिसर, इफ शी इज सेइंग देन देयर मस्ट बी समथिंग।
तो कोर्ट ने कहा अगर लड़की कह रही है तो कुछ तो होगा ही। लेकिन फिर अभी मैंने आपको बता रहा था कि इस पांडुरंग वाला, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 सुप्रीम कोर्ट ही अगेन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसडी खरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, हर केस को उसकी मेरिट पे जज करना पड़ेगा। फिर आती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, इसकी चैलेंज हुई थी सेक्शन की। गिरिधारी गोपाल वर्सेस मध्य भारत, उस टाइम मध्य भारत होता था, मध्य प्रदेश, मध्य भारत 1954। तब कहा गया सेक्शन 354 इज नॉट अल्ट्रा वायरस टू आर्टिकल 14, क्योंकि आर्टिकल 14 इक्वेलिटी है। तो कहा ये तो सिर्फ वुमेन के अगेंस्ट कह रहे हैं, मैन को प्रोटेक्शन नहीं है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि 15 क्लॉज 3 अलाउ करता है स्पेशल लॉज बनाने के लिए, तो दिस इज नॉट अल्ट्रा वायरस। ठीक है, तो ये थे कुछ केसेस। अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अच्छा, इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं। हुएवर असॉल्ट और यूजेस क्रिमिनल फोर्स knowingly or likely that he will thereby outrage her modesty के लिए, तो shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or shall also be liable for fine। तो 3 years और फाइन। फिर आता है सेक्शन नंबर 75 सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या हुआ देखो, आई एम मैन, एनी मैन, तो अगेन अ मैन लड़का ही कर सकता है। हु फिजिकली कॉन्टेक्ट्स, तो पहला हो गया फिजिकली कॉन्टेक्ट्स एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकमिंग एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स। तो सबसे पहले फिजिकल कॉन्टेक्ट्स एंड मतलब प्लस फिजिकल कॉन्टेक्ट्स कैसे हैं अनवेलकम एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स, ठीक है, अनवेलकम है। उसके बाद डिमांड्स और रिक्वेस्ट सेक्सुअल फेवर्स, अगर डिमांड करता है सेक्सुअल फेवर्स, शोज पोर्नोग्राफी अगेंस्ट हर विल, वुमेन की विल के बिना उसको पोर्नोग्राफी दिखाता है, मेक सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो देखो सबसे पहले तो आ गया कि वो कॉन्टैक्ट ही कर रहा है फिजिकली, उसके बाद सेक्सुअल, देखो पहले आ गया कॉन्टैक्ट, फिर डिमांड कर रहा है सेक्सुअल फेवर्स, डिमांड सेक्सुअल फेवर्स, थर्डली वो पोर्नोग्राफी दिखा रहा है अगेंस्ट हर विल, एंड लास्टली सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। तो ये सब माना जाएगा हैरेसमेंट है। और जो ये ऑफेंस कर रहा है ए बी सी क्लॉज में, मतलब सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स के अलावा जो ऊपर थोड़े ग्रेवर नेचर के हैं वो कर रहा है, तो विद रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years विद और विद फाइन और बोथ। और जहां पे वो कर रहा है क्लॉज डी में, क्योंकि वहां सिर्फ रिमार्क्स है, तो एक्सटेंड टू 1 year और विद फाइन और बोथ। तो ठीक है, रिगरस इंप्रिजनमेंट ऐसे 3 साल की है अगर वो फॉल कर रहे हैं ए बी सी में, तो 3 years, और अगर लास्ट वाले में कर रहा है तो 1 year। दिस वॉज और ईयर 2013 की अमेंडमेंट से आईपीसी में आया था एज सेक्शन नंबर 354 ए, 354 ए बी सी डी आए थे तब वहां पे, तो ये भी उनमें से एक सेक्शन था। अब चलते हैं हम सेक्शन नंबर 76। तो सेक्शन नंबर 76 असॉल्ट यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। इसमें क्या है, विद इंटेंट टू डिसरोब, अगर कोई विद इंटेंशन टू डिसरोब अ वुमेन ये सब करता है तो मैं एक्सटेंड टू 7 years एंड ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। तो 7 years प्लस फाइन। सबसे पहले था सेक्सुअल हरासमेंट का सेक्शन, फिर आ गया डिसरोब, अगर उसको डिसरोब करने के लिए कुछ कर रहा है। फिर आता है सेक्शन नंबर 77 वोयरिज्म। तो देखो वोयरिज्म क्या होता है, किसी को देखना व्हेन दे आर एंगेज्ड इन देयर प्राइवेट एक्ट्स विदाउट देयर नॉलेज, कि किसी इंसान को आप देख रहे हो जहां पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है उनकी प्राइवेसी की, लेकिन आप उन्हें देख रहे हो विदाउट देयर नॉलेज, उनको पता नहीं है लेकिन यू आर ऑब्जर्विंग देम। तो जो भी whoever watches, देखो देख रहा है, या फिर कैप्चर्स द इमेजेस ऑफ वुमेन एंगेजिंग इन अ प्राइवेट एक्ट, जहां पे यूजुअली हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड, तो जहां पे प्राइवेसी वो एक्सपेक्ट कर रही है नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड मतलब, और डिसएमिनेट सच इमेजेस, तो इमेजेस कैप्चर करता है या उनको डिसएमिनेट करता है। तो अगर फर्स्ट कन्विक्शन है तो इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन नॉट लेस देन 1 year विच में एक्सटेंड टू 3 years। तो फर्स्ट कन्विक्शन 1 to 3 years, लेकिन अगर सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है तो विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years, तो वो हो जाएगी 3 to 7 years प्लस फाइन। ठीक है, तो वोयरिज्म का मतलब जब एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रिवेसी है और वो अपने प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व है, वहां पे कोई वॉच कर रहा है, कैप्चर कर रहा है इमेजेस और उनको यार डिसेमिनेट कर रहा है, तो दैट विल बी पनिशेबल विद 1 to 3 year अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, रिपीटेड ऑफेंडर है सेकंड और सब्सिक्वेंट में 3 to 7 years।
उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 78। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 78, स्टॉकिंग। तो सबसे पहले तो इसका सेक्शन नंबर ही इंपॉर्टेंट, और हमारा जो आईपीसी था उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट था, 354D में था। तो अ मैन, अगेन अ मैन, इवन इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक बार एक सेलिब्रिटी के साथ किसी ने स्टॉकिंग कर दी, तो वो जब कंप्लेंट लिखाने गया तो पुलिस वालों ने कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया। क्यों? बोले सेक्शन में लिखा है कि अ मैन, क्योंकि उसको एक वुमेन कर रही थी स्टॉक, अ मैन, और किसके साथ कर सकता है? फॉलोअर्स अ वुमेन, तो सिर्फ वुमेन के साथ हो सकती है स्टॉकिंग एक मैन के द्वारा। तो वहां पर फिर ये जेंडर न्यूट्रलिटी की बात आई कि हमारे लॉज अभी भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है। तो देखो, स्टॉकिंग, एनी मैन हु फॉलोज अ वुमेन, ठीक है, कोई किसी को फॉलो करता है, कांटेक्ट करने का अटेम्प्ट करता है जब वुमेन ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि वो डिसइंटरेस्टेड है, डिसइंटरेस्ट शो करने के बाद भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, फॉलोज करता है, अटेम्प्ट करता है, तो दैट विल बी सबसे पहले स्टॉकिंग। सेकेंडली, मॉनिटर करता है यूज के वुमेन का इंटरनेट, ईमेल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसे साइट्स है ना आजकल इंस्टा, फेसबुक वगैरह पे, वहां पे लोग स्टॉक करते हैं, तो वो फॉल करेंगे इसी सेक्शन के अंदर। तो पनिशमेंट फर्स्ट कन्विक्शन पे कितनी होगी? अप टू 3 years। फर्स्ट कन्विक्शन में 3 years, और सेकंड और सब्सिक्वेंट में अप टू 5 years और फाइन। तो 5 years और फाइन। तो क्या क्या है इसमें? फर्स्ट में है अप टू 3 years और सेकंड में है अप टू 5 years। एक्सेप्शंस भी है लेकिन इसकी, देखो कब कब स्टॉकिंग नहीं मानी जाएगी। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी कंडक्ट परस्यूड टू प्रिवेंट और डिटेक्ट क्राइम। अगर कोई क्राइम को डिटेक्ट या प्रिवेंट करने के लिए एक्ट कर रहा है, एनी कंडक्ट परस्यूड अंडर एनी लॉ कंप्लाई विद कंडीशन, तो अगर कोई लॉफुल अथॉरिटी के अंदर ये सब काम कर रहा है, एनी रीजनेबल एंड जस्टिफाइड कंडक्ट इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, इन्हीं दो सर्कमस्टांसेस में कोई रीजनेबली और पर्टिकुलरली उसमें कर रहा है, तो भी अगर वो जस्टिफाइड है, तो दैट विल नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टॉकिंग। पनिशमेंट भी देख लिया। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन नंबर 79, जो कि था सेक्शन नंबर 79, वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ये शायद 509 था हमारे आईपीसी का। तो हुएवर इंटेंड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, इन वुमेन की मोडेस्टी को इंसल्ट करने के लिए कोई कुछ वर्ड्स अटर करता है, कोई साउंड या जेस्चर करता है, कोई एग्जिबिट करता है ऑब्जेक्ट, दैट वर्ड और साउंड शेल बी हर्ड, या फिर उसको पता है कि ये सुनेंगे वो वर्ड, साउंड और जेस्चर जो भी वो कर रहा है, और या वो किसी वो कर रहा है तो वो देखेंगे, वुमेन वो देखेगी, और इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन शेल बी पनिश्ड विद सिंपल इंप्रीजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years। तो अगर कोई नॉर्मली भी कुछ ऐसा बोल रहा है, इशारे कर रहा है, या इंट्रूड हो जिससे वुमेन की प्राइवेसी, जो उसको पता है कि वुमेन वो इशारे देख रही है या सुन रही है, तो इसके लिए भी वो सेक्शन 79 के अंदर पनिश्ड होगा, और उस पनिशमेंट है अप टू 3 years सिंपल इंप्रीजनमेंट। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 80 पर। सेक्शन नंबर 80, डाउरी डेथ। पहले ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में होता था, पर अब इसका चैप्टर चेंज करके वुमेन वालों में डाल दिया है। तो देखो, डाउरी डेथ। तो डाउरी डेथ के लिए सबसे पहले हमें पता, पहले था 304B में आईपीसी के। डाउरी डेथ के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना डाउरी क्या है। तो डाउरी अगर हम देखेंगे तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का, तो डाउरी प्रोहिबिशन अगले पेज पे लिख देते हैं। डाउरी डेथ, उसके लिए पता होना चाहिए डाउरी क्या है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में। तो उसमें क्या बोला है? डाउरी इज एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन either directly or indirectly by one party to marriage to another party to marriage, parents of party or other person at or before or at any time in connection with the marriage। तो कुछ भी शादी के टाइम में एक पार्टी दूसरी पार्टी को दे रही है, शादी के टाइम भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद में भी हो सकता है, किसी भी टाइम पर कोई भी पेरेंट्स या एनी अदर पर्सन। अब केसेस पवन कुमार वर्सेस हरियाणा में बोला था, डिमांड इज कवर्ड बाय अग्रीड बिकॉज एग्रीमेंट इज नॉट डिमांड। डिमांड इज कवर्ड बाय अग्रीड या नहीं, ये क्वेश्चन था कि अगर कोई डिमांड कर रहा है तो अग्रीमेंट में अग्री माना जाएगा कि अग्री कर दिया है देने के लिए। तो कोर्ट ने बोला बिकॉज एग्रीमेंट इज नॉट डिमांड, मियर एग्री, बिकॉज एग्रीमेंट इज नॉट डिमांड। तो कोर्ट ने बोला एग्रीमेंट और डिमांड सेम चीजें नहीं है। कोर्ट ने बोला अग्रीमेंट
इज नॉट इक्वल टू डिमांड, मतलब डिमांड एग्रीमेंट नहीं है। डोरी डेफिनेशन इज टू बी इंटरप्रेटेड विद अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, कहा कि सारे प्रोविजंस के साथ उसको कंक्लूसिवली पढ़ना है। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस निक्कूराम 1995 में कहा गया कि उसमें डाउरी, उसमें देखो स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस निक्कूराम 1995 सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या हुआ, कोर्ट ने अपनी जजमेंट शुरू की कैसे, डाउरी डाउरी एंड डाउरी, 3 बार लिखा और कहा कि 3 बार क्यों लिखा, बिकॉज इट कैन बी बिफोर, द डिमांड कैन बी बिफोर मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज और आफ्टर द मैरिज, इसीलिए तीनों बार। तो ये सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन पर से देखो, डाउरी डेथ, वेयर द डेथ ऑफ वुमेन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स, बॉडीली इंजरी और अकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विद इन, क्या याद रखने वाला है सेक्शन में, डाउरी डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज, शादी के 7 साल के अंदर। इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हरासमेंट बाय हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। तो अगर ऐसा 7 साल के अंदर ऐसा हो रहा है और इट इज शोन, देखो तो जो प्रूविंग है उसका लेवल कितना कम है, ओनली शो, सिर्फ शो करना है आपको, प्रूविंग का लेवल कितना वो है, देखो एविडेंस में जब जाएंगे तो सिर्फ शो करना है कि डेथ से पहले हस्बैंड या उसके परिवार वाले क्रूएलिटी या हरेसमेंट करते थे उसके साथ इन विद रिस्पेक्ट टू डाउरी डिमांड, तो सच डेथ शैल बी कॉल्ड डाउरी डेथ एंड हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ, पनिशमेंट नॉट लेस देन 7 years विच मे एक्सटेंड टू लाइफ। तो 7 to life इम्प्रीजनमेंट, क्या याद रखना है, 7 साल विद इन 7 years, और पनिशमेंट भी वैसे याद हो जाएगी फिर 7 to 10 years। तो डाउरी डेथ शादी के 7 साल के अंदर विद, अगर लड़की की डेथ होती है और उसका कॉज क्या है, बर्न्स, बॉडीली इंजरी, और जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस से अलग लग रहा हो कि ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस नहीं है, तो इम्प्रीजनमेंट ऑफ अ टर्म, और रिश्तेदारों ने ही किया है विद रिस्पेक्ट टू कनेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ डाउरी, तो वो आ जाएगा इस सेक्शन के अंदर। एंड दे विल बी लायबल फॉर 7 years से लेकर लाइफ इम्प्रीजनमेंट तक। फिर एनवी सत्यानंदन वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर आंध्र प्रदेश, इफ द प्रोसिक्यूशन वुड फेल टू एस्टेब्लिश दैट डेथ इज कॉज्ड विद इन 7 years ऑफ मैरिज, दिस सेक्शन हैज नॉट एप्लीकेबल। तो अगर आप 7 साल प्रूव नहीं कर पाए तो ये सेक्शन नहीं होगा अप्लाई। फिर आता है हाउ सून बिफोर, उसकी डेथ से कितनी सून पहले हमें बताना है कि उसके साथ क्रूएलिटी होती थी, तो उसमें भी केसेस हैं। आंध्र प्रदेश वर्सेस राजगोपाल, सून बिफोर इज रिलेटिव टर्म डज नॉट मीन इमीडिएटली, डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। तो बोला गया हर केस पे डिपेंड करेगा और इसको हम एक जर्नलाइज फॉर्मूला में नहीं डाल सकते। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, कोहेबिटेशन कॉज्ड बाय मेन डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। तो यहां पर देखो, कोई भी अगर डिसीटफुली कॉज करता है एक वुमेन को जो कि उसके साथ लॉफुली मैरिड नहीं है और उसको बिलीव करवाता है कि वो उसके साथ मैरिड है और फिर कोहेबिट करते हैं, वो मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, और हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years, 10 years प्लस फाइन। तो जहां पर शादी नहीं हुई है लेकिन सामने वाला उसको पोर्ट्रे डिसीटफुली करवा रहा है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं, तो और उसके साथ कोहेबिट कर रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो इस सेक्शन में फॉल करेगा और 10 years एंड अप 10 years अप टू 10 years और फाइन। सेक्शन 82, दैट इज बाइगमी, दैट इज बाइगेमी, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। अगर हस्बैंड और वाइफ अपने हस्बैंड और वाइफ रिस्पेक्टिवली के अगर होते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रीजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। तो जो पहली बात देखो, ये जो दूसरी शादी होगी वो वॉइड होगी, ठीक है, और जो उसकी पनिशमेंट क्या है, 7 years एंड फाइन। तो 7 years / fine. Exception: the section does not extend to person whose marriage with such spouse has been declared void by the court of competent jurisdiction, or to any person who contracts a marriage during the continuance of such spouse absence if such spouse has not been heard for 7 साल। अगर पिछला स्पाउस 7 साल तक नहीं मिल रहा है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि वो मर चुका है, इसलिए आप दूसरी शादी कर सकते हैं, ये इसकी एक्सेप्शन है। या फिर अगर पहली शादी वॉइड थी तो दूसरी तो फिर वैलिड होगी, या फिर अगर दूसरी वॉइड है तो वो भी बाइगेमी में नहीं आएगी। सेक्शन नंबर 83, मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, इसको हम कह सकते हैं सुडो मैरिज,
फेक मैरिज, इस सेक्शन को कैसे याद रख सकते हैं, फेक मैरिज के नाम से। तो इसमें अगर आप डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ कोई ऐसी सेरेमनी करते हैं जहाँ आपको पता है कि भाई ये शादी नहीं होने वाली, तो नकली का मैं वो कर रहा हूँ, 6 फेरे ले लीजिए, कुछ ऐसा कुछ कर लिया, तो उसमें कितनी है, एक्सटेंड टू 7 ईयर्स प्लस फाइन, अप टू 7 ईयर्स प्लस फाइन। फिर क्या है सेक्शन नंबर 84, एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट मैरिड वुमेन। अगर कोई मैरिड वुमेन को एंटाइस करके ले जाता है या फिर ऐसे उठा के टेक अवे करके ले जाता है या कोई डिटेन करके रख लेता है, ठीक है, फ्रॉम हर हस्बैंड से दूर लेके जाता है ऐसे, और whoever conceals or detain any such woman with criminal intent shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। तो यहाँ पे अप टू 2 years प्लस फाइन। फिर हस्बैंड और रिलेटिव सब्जेक्ट हर टू क्रूएलिटी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, पहले 498 ए में था ये वाला सेक्शन, अब ये हो चुका है सेक्शन नंबर 85। तो देखो इस सेक्शन में क्या है, सबसे पहले BS जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। BS जोशी वर्सेस हरियाणा 2003 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया, इट एंडेवर्स टू प्रिवेंट टॉर्चर टू अ मैरिड वुमेन बाय हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स टू punish them from harassing or torturing the wife, to coerce her or her relatives to concede to unlawful demands। तो पनिश करने के लिए बना ये सेक्शन, जहां पर अनलॉफुली डिमांड कर रहे हैं रिलेटिव्स एक पत्नी से, तो उसके लिए बना है ये वाला सेक्शन। अब हस्बैंड कौन होता है, हस्बैंड होता है लीगल हस्बैंड और लीगल वाइफ हु इज लीगली मैरिड, लेकिन जहां पे मैरिज सोलेमनाइज हो गई है तो वहां पर भी माना जाएगा कि वो हस्बैंड है। अब देखो केसेस इसमें क्या है, रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम एंड अदर्स 2004। तो उसमें क्या है, हस्बैंड ऑफ सेकंड वाइफ इंक्लूड है 498 ए में या नहीं, तो इसमें कोर्ट ने कहा ऑब्जेक्ट ऑफ दिस लेजिस्लेशन इज टू प्रोटेक्ट वुमेन दैट इज वाइफ्स एंड दिस सेक्शन वाज क्रिएटेड टू रोप इन नॉट ओनली दोज वैलिड मैरिज ऑफ हस्बैंड बट एनीवन हु हैज अंडरगॉन सम फॉर्म ऑफ मैरिज एंड एज्यूम कर लेते हैं पोजीशन हस्बैंड और वाइफ की। तो इसमें कहा गया सेकंड मैरिज वाला भी माना जाएगा। कौन से केस में कहा गया, रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम एंड अदर्स 2004 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जो लीगल हस्बैंड नहीं है, मतलब इलीगल हस्बैंड है, दूसरा पति है, पति जो है वो भी माना जाएगा, सेकंड हस्बैंड वो भी माना जाएगा कि इस सेक्शन में, क्योंकि क्या है ये सेक्शन का इंटेंट देखना है हमें किस लिए। तो जो कोई भी ऐसी पोजीशन ले रहा है जिसमें वो दोनों पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ है, दैट वुड बी इंक्लूडेड। फिर आता है वॉइड मैरिजेस में क्या होगा, तो जो वॉइड मैरिजेस है उसमें क्या होगा, तो वाइफ्स ऑफ वॉइड मैरिजेस वर टेकन इनटू 498 ए। इस केस में बोला गया था कि वॉइड मैरिजेस की वाइफ्स भी इसमें इंक्लूड की जाएगी। तो अब सेक्शन देखते हैं। तो कोई भी अगर हस्बैंड या उसका रिलेटिव सब्जेक्ट करता है क्रूएलिटी एक वुमेन पे, तो पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड ऑल्सो लाइबल फॉर फाइन। अब क्रूएलिटी होता क्या है, तो सेक्शन 86 में डिफाइन कर दिया गया है क्रूएलिटी मीन्स एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड। ऐसा कोई काम जिससे वुमेन खुद ही सुसाइड करने का मन बना ले या कोई ग्रेव इंजरी या डेंजर डाल दे अपनी लाइफ, लिम्ब या हेल्थ को, और हेल्थ इंक्लूड बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ अ वुमेन, या हरासमेंट ऑफ अ वुमेन वेयर सच हरासमेंट इज विद द व्यू ऑफ कोर्सिंग। देखो हरास कर रहे हैं, और हरास क्यों कर रहे हैं कि कोर्स कर सकें उसको या उसके किसी रिश्तेदार को कि अनलॉफुल डिमांड्स उनकी पूरी कर सके विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर कोई और चीज, जिस अगर वो नहीं करते हैं तो दे विल हरास द वुमेन। तो ये था सेक्शन नंबर 86। नाउ मूव ऑन टू लास्ट सेक्शन ऑफ टुडे, सेक्शन 87, किडनैपिंग और एब्डक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर टू मैरिज। अब देखो आप किसी वुमेन को किडनैप कर रहे हो, एब्डक्ट कर रहे हो या इंड्यूस कर रहे हो कंपेल करने के लिए, क्यों जी, कि शादी कर ले, शादी के लिए भगा रहे हो आप किसी को। तो whoever kidnap abduct any woman with intent that she may be compelled or knowing it that it is likely she will compel to marry any person against her will, ये इंपॉर्टेंट है, उसकी मर्जी के बिना, against her will, और in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse, या फिर उसे फोर्स किया जा रहा है कहीं इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, उस चीज के लिए ला रहे हैं, और knowing it to be likely that she will be forced or
सीड्यूस टू इलिसिट। तो इसमें देखो क्या क्या है कि उसको पता भी और साथ में नॉलेज या फिर सिर्फ नॉलेज भी है कि उसको इलिसिट इंटरकोर्स के लिए फोर्स कर सकते हैं। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। तो 10 ईयर्स और फाइन। तो अब देखो हमने आज क्या क्या देखा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो सबसे पहले आज हमने देखा सेक्शन नंबर 74। 74 में हमने क्या देखा, क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट क्यों हो रहा है, आउटरेज द मोडेस्टी, आउटरेज मोडेस्टी। 75 में हमने देखा सेक्सुअल हरासमेंट। 76 में हमने देखा डिसरोब करने की इंटेंशन से, है ना। 77 में हमने देखा वोयरिज्म। 78 में हमने देखा स्टॉकिंग। फिर आया 79 में हमने देखा वर्ड या फिर जेस्चर, वो भी किस लिए, आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। देखो बस फर्क याद रखना है, यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ वर्ड और जेस्चर्स है, इसलिए यहाँ पनिशमेंट कम है, वहाँ ज़्यादा है। फिर हमने देखा सेक्शन नंबर 80 डाउरी डेथ। फिर हमने देखा सेक्शन नंबर 81, सेक्शन 81 जहाँ पर डिसीटफुल मीन से आप कोई किसी को बिलीव करवाता है कि वो दे आर लॉफुली मैरिड जब वो नहीं होते हैं। 82 में शायद हमने देखा बाइगमी, हाँ जी बाइगमी देखा। फिर 83 में हमने देखा सुडो मैरिज, फेक मैरिज। 84 में फिर हमने देखा कि अगर कोई एंटाइस करता है किसी वुमेन को, अगर एंटाइस करता है और ले जाता है उसको, मैरिड वुमेन को एंटाइस करके मैरिड वुमेन को कोई अगर ले जाता है। 85 में हमने देखा क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव। 86 में हमने उसकी डेफिनेशन देखी। और 87 हमने देखा लास्ट सेक्शन, अगर कोई किडनैप या अबडक्ट करके शादी के लिए ले जाता है। तो देखो शुरू कैसे हुआ, हमने देखा क्रिमिनल फोर्स, देखो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन का ये पार्ट 2 था, जिसमें हमने देखा 74 में क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट यूज कर रहा है अगर कोई आउटरेज द मोडेस्टी के लिए। और उसमें हमने केसेस देखे कि जो मोडेस्टी है वो हमेशा से ही एक वुमेन में होती है, चाहे जितनी भी छोटी हो या जितनी भी बड़ी हो। फिर 75 में हमने देखा अगर कोई 75, 76, 77, 78 ये चारों आए थे अमेंडमेंट के बाद, जो कि 354 ABCD में थे। तो सेक्सुअल हरासमेंट पहला, उसके बाद डिसरोब कर रहे हैं वुमेन को, उसके बाद वोयरिज्म कर रहे हैं, मतलब प्राइवेसी वाली उसमें देख रहे हैं, स्टॉकिंग अगर कोई स्टॉक कर रहा है, और यहाँ भी हमने देखा कि जेंडर न्यूट्रलिटी वैसे नहीं है। फिर 79 जो पहले 509 था, वर्ड जेस्चर जो जिससे कोई आउटरेज कर रहा है और उसको पता है वो वुमेन वो वर्ड जेस्चर देखेगी, तो वो भी यहाँ पे पनिशेबल है। फिर हमने देखा सेक्शन नंबर 80 में क्या था, डाउरी डेथ, अगर डेथ कॉज कर रहे हैं डाउरी डिमांड की वजह से, इंपॉर्टेंट क्या है, विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज। फिर हमने देखा 81 जहां पर देखा हमने अगर कोई डिसीटफुल मीन से किसी को बिलीव करवा रहा है कि वो उससे लॉफुली मैरिड है पर वो नहीं है, क्यों, ताकि वो कोहैबिट कर सके या सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके। 82 में हमने देखा बाइगेमी, शादी होते हुए भी दूसरी शादी करना, उसकी एक्सेप्शन भी हमने देख ली थी अगर शादी वॉइड हो। फिर हमने देखा 83 फेक मैरिजेस, उसकी भी पनिशमेंट है। 84 अगर कोई एंटाइस कर लेता है मैरिड वुमेन को, मतलब मैरिड वुमेन को अगर कोई एंटाइस करके ले जाता है उसके पति से दूर। 85 में हमने देखा क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स। 86 में हमने क्या देखा, 86 में क्रूएलिटी को डिफाइन किया गया है। और 87 लास्ट, अगर कोई किडनैप कर लेता है या अबडक्ट कर लेता है, किडनैप या एबडक्ट कर लेता है शादी करने के लिए किसी को। तो ये सेक्शंस थे हमारे अगले पार्ट में। अब हमारे पास बच गए हैं ऑफेंसेस जो कि है मिसकैरेज से रिलेटेड, और उसके बाद है एक चाइल्ड से रिलेटेड। तो ये भी दोनों मतलब वूम्ब और उससे थोड़े बड़े बच्चों से रिलेटेड है। तो ये है हमारे सेक्शन नंबर 88 से लेकर 99 तक, जो कि हम अगले लेक्चर में आई होप खत्म कर लेंगे। उसके बाद हो जाएंगे हमारे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन वाला ये चैप्टर नंबर 5 खत्म। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।